वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ एक फोकल डिफेक्ट है जो कि इधर स्टमक में हो सकता है या फिर ड्यूडेनम में हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये डिफेक्ट म्यूकोजल भी हो सकता है और सब म्यूकोजल भी एक्सटेंड कर सकते हैं, सब म्यूकोजली। और इसके अलावा ये आल लेयर्स को इन्वॉल्व करके परफोरेशन भी हो सकती है इस अल्सर में। तो अब हम आ जाते हैं इसके काजेज़ पे। तो काजेज़ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। इसके अलावा एनसेड्स का अगर लॉन्ग टर्म यूज़ है तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल अब्यूज़र्स हैं, उनमें भी इसका इंसिडेंस हाई है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड यूज़ है तो फिर भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। और इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, उसके साथ भी इसकी एसोसिएशन है। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में डिफरेंशिएट करके चलते हैं। तो जो ड्यूडेनल अल्सर होता है इसकी लोकेशन ड्यूडेनम में है, नाम से पता चल रहा है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में है। जो ड्यूडेनल अल्सर होता है ये अगर इसका जो एपिगैस्ट्रिक इसका जो पेन होता है वो इन बिटवीन मील्स होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन होता है वो आफ्टर मील होता है। जो ड्यूडेनल अल्सर होता है इसमें बंदे की अवेकनिंग होती है 2 to 4 AM एट नाइट। और क्यों होती है? क्योंकि उसको एपिगैस्ट्रिक बर्निंग होती है। जबकि जो स्टमक का पेन होता है वो इस तरह की उसकी रात को एपिगैस्ट्रिक बर्निंग नहीं होती। और जो ड्यूडेनम का पेन है वो ऑन फीडिंग रिलीव हो जाता है, जबकि स्टमक का जो पेन होता है ऑन फीडिंग वो एग्जेजरेट करता है। फिर हम आ जाते हैं ड्यूडेनम का जो पेन होता है वो इन बिटवीन इंटरवल्स तो हमने बता दिया, और स्टमक का जो होता है वो आफ्टर फीडिंग होता है। तो जो ड्यूडेनम का जो अल्सर होता है अगर वो परफोरेट कर जाए तो वो एंटीरियरली पेरिटोनाइटिस कर सकता है और पोस्टीरियरली ये लेफ़्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी को एरोड कर सकता है, जिसकी वजह से मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। जबकि जो स्टमक का अल्सर है वो एंटीरियरली डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे ट्रांसवर्स कोलोन अगर एरोड परफोरेट कर जाए तो, और अगर पोस्टीरियरली परफोरेट करे तो ये डिफरेंट आर्टरीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है और इस तरह मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। क्लिनिकल फ़ीचर्स में एपिगैस्ट्रिक पेन है। अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम फीड कराएं तो बंदे को अगर रिलीव हो रहा है तो इसका मतलब ये ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वेट, चेंजेस इन वेट होता है, स्पेशली अगर स्टमक का अगर अल्सर है तो उसके साथ अगर देखें तो वो बंदा लीन सा होगा, और अगर ड्यूडेनम का अल्सर है तो बंदा ओबीज सा होगा। फिर जो नेक्स्ट क्लिनिकल फ़ीचर है उसमें ये है कि पीरियडिसिटी होती है, मतलब ये पेन जो होता है पीरियडिक इन नेचर होता है, कुछ अर्सा होता है फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर कुछ अर्सा होता है। और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग किस तरह प्रेजेंट करेगी? मेलेना या फिर हेमेटोमेसिस के साथ। मेलेना क्या है? डार्क स्टूल्स हैं क्योंकि उसमें ब्लड आ रहा होता है। और हेमेटोमेसिस क्या है? वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस में। तो इन्वेस्टिगेशंस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हम कर सकते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। अगर और एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर स्टमक का अल्सर है तो उसमें हम गैस्ट्रोस्कोपी के साथ बायोप्सी लाजमी करेंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई कार्सिनोमा एसोसिएटेड हो। और बाकी इसके साथ हम एच पाइलोरी के लिए टेस्ट करते हैं। एक होता है CLO टेस्ट और एक होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इनमें क्या करते हैं कि जो यूरियाज एंजाइम होता है ये इसका एच पाइलोरी का, वो क्या करता है यूरिया को डिग्रेड कर देता है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड C13 रेडियो आइसोटोप लेबल्ड होता है और इसको हम ब्रेथ में 30 मिनट्स तक ब्रेथ में डिटेक्ट कर सकते हैं। जो CLO टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो बायोप्सी टिश्यू है उसको हम कल्चर में डालते, उसमें एक प्रॉपर कल्चर पे डालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हुई और अमोनिया प्रोडक्शन हुई। तो जो अमोनिया प्रोडक्शन होती है इसकी वजह से क्या होगा कि pH में चेंजेस आएंगे, जो कि pH इंडिकेटर जो होता है वो हमें बता देता है। तो ये हो गए CLO टेस्ट और ब्रेथ यूरिया ब्रेथ टेस्ट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी
फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये 90% तक सेंसिटिव है और 95% तक स्पेसिफिक है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में दो तरह की ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने बंदे को अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है तो PPIs पे डाल देना है, और PPIs से या फिर H2 ब्लॉकेज से मोस्टली ये कंट्रोल हो जाती है कंडीशन। लेकिन अगर इसके साथ उसको एसोसिएशन है विद एच पाइलोरी की वजह से ये काम हो रहा है तो उसके लिए हम स्पेशल थेरापी करते हैं। हम ट्रिपलेट थेरापी कर सकते हैं, क्वाड्रप्लेट थेरापी कर सकते हैं। ट्रिपलेट थेरापी में जो हमारे पास रेजिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो हमारे पास आ जाते हैं उनमें एक तो PPI हो गए ट्वाइस डेली, प्लस हमारे पास आ जाता है मेट्रोनिडाज़ोल प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन। अगर एक और थेरापी हम देखें तो उसमें हम दे सकते हैं PPIs ट्वाइस डेली प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस एमॉक्सिसिलिन ट्वाइस डेली। फिर हम आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट हमें तभी चाहिए होती है जब कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही होती हैं, लाइक परफोरेशन, ब्लीडिंग, फाइब्रोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। तो इन कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कॉम्प्लिकेशंस सीवियर हो गई हैं तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो पुराने प्रोसीजर्स थे, वो अभी हम करते नहीं हैं, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ। एक होता था बिलरोथ 1 गैस्ट्रेक्टमी, दूसरा होता है बिलरोथ 2 गैस्ट्रेक्टमी। इनमें हम क्या करते हैं कि जो पाइलोरिक एंट्रम होता है, बिलरोथ 1 में पाइलोरिक एंट्रम की हम सर्जरी करके रिसेक्शन कर देते हैं, जबकि बिलरोथ 2 में हम पाइलोरिक एंट्रम अलॉन्ग विद सम पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और अलॉन्ग विद सम पार्ट ऑफ बॉडी, डिस्टल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टमक, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गए बिलरोथ्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आजकल किया जाता है, वो है डीनर्वेशन प्रोसीजर। में 3 तरह के प्रोसीजर, जो सबसे पहला प्रोसीजर है डीनर्वेशन में वो है ट्रंकल डीनर्वेशन अलॉन्ग विद ड्रेनेज। सो इसमें करते क्या है कि हम एंटीरियर और पोस्टीरियर जो ट्रंक्स होती हैं उनको उनकी रिसेक्शन कर देते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो हेपेटोबाइलरी फाइबर्स होते हैं वो भी डीनर्वेट हो जाते हैं, और दूसरी ये कि जो सीलियक ट्रंक को जा रही होती हैं फाइबर्स वो भी रिसेक्शन हो जाती है। इस तरह क्या होगा कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और दूसरा गाल ब्लैडर की मूवमेंट, जो उसकी गाल ब्लैडर के अंदर जो मोटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि गाल स्टोन फार्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है प्रोसीजर उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव वेगाटमी। सेलेक्टिव वेगाटमी अलॉन्ग विद ड्रेनेज में हम करते क्या हैं कि हम सेलेक्टिव यानी जो हेपेटोबाइलरी फाइबर्स होते हैं उनको हम नहीं छेड़ते, और ना ही सीलियक जो ट्रंक के फाइबर्स होते हैं उसको सीलियक ट्रंक के फाइबर्स को भी नहीं छेड़ते। और इस तरह हम जो है सेलेक्टिव वेगाटमी कर रहे होते हैं, जिसमें जो है सिर्फ जो फाइबर सप्लाई कर रहे होते हैं स्टमक को, उनको हम ट्रांजेक्ट कर देते हैं, और इस तरह क्या होता है कि जो गाल स्टोन फार्मेशन होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ब्लैडर की मोटिलिटी अब डिस्टर्ब नहीं हो रही। जो तीसरा होता है उसको हम हाईली सिलेक्टिव वेगाटमी कहते हैं। इसमें करते क्या है कि इसमें जो पाइलोरिक जो रीजन होता है, ख़ास तौर पे पैराइटल सेल्स, बॉडी ऑफ स्टमक और पैराइटल रीजन में जो पैराइटल सेल्स होते हैं, पाइलोरिक रीजन में जो पैराइटल सेल्स होते हैं, उनको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है, वेगस नर्व का जो पोर्शन सप्लाई कर रहा होता है, वो हम उनकी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि हमें कोई ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है उसका कोई इशू नहीं आता, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर के जब फाइबर्स ट्रांजैक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है। तो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन से हम बच जाते हैं, दूसरा जो है गाल स्टोन फार्मेशन से भी हम बच जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है आजकल, अगर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े तो इसको हम कहते हैं हाईली सिलेक्टिव वेगाटमी। इसके अलावा अगर स्टमक का केस है तो स्टमक में इन सब प्रोसीजर्स के साथ हम जो है उस मैस को भी रिमूव कर देते हैं, उस डिफेक्ट को भी रिमूव कर देते हैं, ताकि अगर कोई रिस्क है कैंसर का तो उससे बचा जा सके। तो ये हो गई इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। कॉम्प्लिकेशंस अगर देखा जाए जो एसोसिएटेड हैं विद द सर्जरी, तो सर्जरी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, दूसरा रिकरेंट अल्सरेशन हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है रिकरेंट,
और जो तीसरा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में डिस्कशन करूँगा, वो है डंपिंग सिंड्रोम। तो डंपिंग सिंड्रोम में मैं इंशाल्लाह बाद में अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि एसोसिएटेड है विद द पेप्टिक अल्सर डिजीज़ सर्जरी। इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो यही हैं कि एक तो बंदे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इस तरह की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पाइलोरिक एंट्रम के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो अगर ये सर्जरी या ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसकी 4 मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक सबसे पहले होगी पाइलोरिक स्टीनोसिस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन के बाद जो होता है एडेयन फार्मेशन होती है और फाइब्रोसिस होती है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से क्या होगा, परफोरेशन हो सकती है जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है और ये डेंजरस कंडीशन है। और इसके अलावा ब्लीडिंग भी हो सकती है और ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा कि सीवियर ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकता है और बंदा शॉक में भी जा सकता है। सो ये हैं बहुत सारी जो अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया।